फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसमें हमारे ऊपर कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आई है। मीन हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसमें बात लिखी है कि हम इतना इतना इतनी इतनी अमाउंट हमने उनको पे करनी है। मीन कंट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। देखो आप, टैक्स पे करना, टैक्स पेएबल भी एक लाइबिलिटी है, लेकिन ये कंट्रेक्चुअल नहीं है, लीगल है, लीगल ऑब्लिगेशन है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि हमने लाजमी ये टैक्स पे करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन आई हो उसको हम कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कहेंगे। या अगर अपनी कंपनी के एसेट या लाइबिलिटीज को दूसरी कंपनी के साथ हमने एक्सचेंज करना है, लेकिन हमारी फेवर में नहीं, अनफेवरेबल पोटेंशियल कंडीशंस हो। जैसे आपने लोन लेकर अगले बंदे को राइट दिया हुआ है कि वो आपसे 5 साल बाद या तो आपसे वो पैसे लेगा और या वो आपकी कंपनी में शेयर्स लेगा। तो जो भी ऑप्शन उसके फेवर में होगी वो उसको ऑप्ट करेगा, और उसके लिए जो फेवर में होगी वो हमारे लिए फेवर में नहीं होगी, वो हमारे लिए अनफेवरेबल। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सेटलमेंट आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में होती है, मीन अगर आपने कोई लोन लेकर बदले में आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे उसको, तो वो लाइबिलिटी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंसिडर होगी। फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज को थोड़ा सा समझ कर फिर हमने इनकी अकाउंटिंग समझनी है। और सबसे पहले आप मुझे अब ये बताओ, ये जो चीज़ें हैं, इनमें कौन सी फाइनेंशियल एसेट है या कौन सी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अ फाइनेंशियल एसेट और नॉट। तो इन्वेंट्री के सबसे बारे में, पहले इन्वेंट्री के बारे में सोचो कि बिल्कुल नहीं इन्वेंट्री क्या होगी। आपकी फाइनेंशियल एसेट है। सर नहीं होगी बिल्कुल भी। इन्वेंट्री ना तो कैश है, ना इन्वेंट्री में यस हमारे सर। पास कोई कंट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, क्योंकि अभी हमने वो चीज़ बेची नहीं है। आपने किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हैं, क्या ये आपके लिए ये होगा। फाइनेंशियल एसेट है? सर होगा। होंगे सर, क्योंकि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना इज फाइनेंशियल एसेट। प्री पेमेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, वो आपका एसेट तो है, लेकिन क्या फाइनेंशियल एसेट है? हाँ सर, हमें से नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, आपको या तो गुड्स मिलेंगी और या सर्विसेज मिलेंगी। सर्विस कंट्रेक्चुअल राइट मिलेगी। टू रिसीव कैश उसमें नहीं है, उसकी सेटलमेंट गुड्स या सर्विसेज में हो रही है। लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्सेस, आप इनकम के ऊपर टैक्सेस पे कर रहे हो, वो जो लाइबिलिटी है क्या वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? लीगल तो है लेकिन लीगल है, कंट्रेक्चुअल तो नहीं है ना। लीगल है, कंस्ट्रक्शन लीगल है, तो नहीं है। कंट्रेक्चुअल नहीं है, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। उसमें कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। आपने किसी को ऐसी ऑप्शन दी हुई है कि आपको 5 साल बाद वो या तो आपकी कंपनी में आपसे पैसे ले और या वो आपकी कंपनी में शेयर्स ले, मीन उसकी होगा सर। सेटलमेंट आपकी ठीक कंपनी है। से शेयर्स में हो रही है। क्या तो है होगा। फाइनेंस? हाँ, होगा सर, ये भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल लाइबिलिटी लाइबिलिटी होगी। है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, सही है। ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने जब आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फिर हम उनकी अकाउंटिंग सीखते हैं कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं फाइनेंशियल एसेट की या लाइबिलिटी की। तो दोस्त, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सबसे पहले एसेट्स की अकाउंटिंग सीखते हैं कि एसेट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट की जो अकाउंटिंग है उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदे। इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग सबसे पहले हम सीखते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि आपने वहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। शेयर्स अगर आपको याद पड़ते हो, दो तरह के थे। F3 में हमने कुछ शेयर्स की टाइप्स पढ़ी हुई रिडीमेबल थी। एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और निश्चित होते हैं। और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस। ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं, इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना ऑब्लिगेशन नहीं है। और हम जो अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी लिखते हैं, इक्विटी के अंदर हम जो शेयर कैपिटल लिखते हैं, उन शेयर कैपिटल में इन शेयर्स की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये इक्विटी शेयर्स हैं और इनके साथ वोटिंग के राइट्स होते हैं। और इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन अगर हालात अच्छे होंगे तो डिविडेंड दिया जाएगा, और इनका डिविडेंड रिटेन अर्निंग से देते हैं। और जब रिटेन अर्निंग से आप डिविडेंड पे करते हो तो आपकी रिटेन अर्निंग कम होती है, और रिटेन अर्निंग जब कम होती है तो उस कमी को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं। टिकट लगते हैं। एनीवे ये इक्विटी शेयर्स हैं, ये इक्विटी एलिमेंट है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आते हैं इस तरह के शेयर्स, अगर आपने खरीदे हैं तो आपका एसेट है और फाइनेंशियल एसेट है। फिर दूसरी तरह के शेयर्स हमारे पास थे सर, प्रेफरेंस शेयर्स। यस सर। प्रेफरेंस में दो तरह के शेयर्स होते थे, एक होते थे रिडीमेबल रिडीमेबल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
ये भी इक्विटी शेयर्स होते हैं। इनके ऊपर भी डिविडेंड पे करना ऑब्लिगेशंस नहीं होती। हालात अच्छे होंगे तो डिविडेंड देंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं देंगे। अगर डिविडेंड देंगे तो कहाँ से, रिटेन अर्निंग्स है, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। फिर इनमें और इनमें क्या फ़र्क है सर? इनका नाम, इनके साथ वोटिंग के राइट्स हैं और इनके साथ वोटिंग के राइट्स नहीं है। प्रेफरेंस के साथ वोटिंग, और अगर इतना डिविडेंड है कि इन दोनों में से किसी एक शेयर होल्डर को दे सकते हैं तो सबसे पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस को। और अगर जब कंपनी बंद हो जाती है उस वक्त अगर कंपनी के लाइबिलिटीज रीपे करने के बाद, ऑनर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट रीपे करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एसेट बचते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एसेट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी को मिलते हैं और इनको नहीं मिलते। एनीवे, ये भी इक्विटी शेयर्स हैं। आपका ताल्लुक इनके साथ ये है कि भाई ये इक्विटी शेयर्स हैं और ये भी इक्विटी शेयर्स हैं। और प्रेफरेंस में जो दूसरे शेयर्स हैं वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि आपने एक फिक्स डिविडेंड या लेना है या देना है। डिपेंड करता है कि आप शेयर इशू कर रहे हैं या शेयर खरीद रहे हैं। अगर आपने ये शेयर खरीदे हुए हैं तो इसका मतलब आपको एक फिक्स डिविडेंड मिलेगा। कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगले बंदे के ऊपर आ रही है और आपके पास कंट्रेक्चुअल राइट आ रहा है कि आप उससे फिक्स डिविडेंड लेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट लेंगे। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये लाइबिलिटीज हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो इशूअर है इसका, वो इसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है और ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। वही आपने जो फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स में हम देखेंगे कि आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं। अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, मीन आपने किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में दो शेयर्स थे, ऑर्डिनरी और दूसरे हैं सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपने ये शेयर्स खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अब डिपेंड करता है कि आपने इस शेयर्स की खरीदने की इंटेंशंस क्या है सर। अगर तो ट्रेडिंग है, मैंने आपने कहा प्राइस ऊपर जाएगी मैं बेच दूंगा, ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदे हैं, तो फेयर वैल्यू की जो मूवमेंट होगी ना, फेयर वैल्यू का जो इंक्रीज डिक्रीज आएगा, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। लॉस। और अगर आपने वो शेयर्स होल्डिंग के लिए खरीदे हैं कि आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे, बेचेंगे नहीं अभी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको सर फिर इस तरह की सिचुएशन में जो फेयर वैल्यू का गेन लॉस आता है उसको हम लोग अदर कंप्रेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं, गेन भी और लॉस। और जो भी शेयर्स को खरीदते वक्त जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड होगी, तो इस सिचुएशन में वो कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम बेनिफिट प्रोवाइड करना है। और इस सिचुएशन में ट्रेडिंग की नीयत से अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाएगा और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगी। उसको शेयर्स की वैल्यूज के साथ ऐड नहीं करेंगे। तो भाई दो सिंपल बातें हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में या तो फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाएगा और या फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाएगा। डिपेंड करता है कि शेयर्स के खरीदने की इंटेंशंस क्या, कंपनी क्या सर ये करना चाह रही ट्रांजेक्शन है। कॉस्ट क्या होगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी भी शेयर्स को खरीदते वक्त उस वक्त कुछ पैसे देने पड़ते हैं उन शेयर्स की वैल्यू के अलावा। कुछ एक्स्ट्रा पैसे समटाइम हमें देने पड़ते हैं कुछ। जैसे आप लोन लेते हो तो लोन लेते वक्त आपको बैंक को कुछ ना कुछ फ्रंट डिस्क पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है। शेयर्स की ट्रांजैक्शंस में जितने भी पैसे आपसे करते हैं, जैसे बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हो आपसे बैंक चार्जेस करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ठीक 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 सर, समझ गया। अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, मीन आपने फाइनेंशियल एसेट खरीदे हैं लेकिन अब डेट इंस्ट्रूमेंट है सर, तो डेट इंस्ट्रूमेंट में आपके पास तीन मॉडल्स हैं: फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रेहेंसिव इनकम और एमोटाइज कॉस्ट। देखो, जब भी आपने शेयर्स अगर इस नियत से खरीदे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में, इस नियत से डेट इंस्ट्रूमेंट में इस नियत से इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई लोन नोट्स में इन्वेस्टमेंट की है, आपने किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है, आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, मीन आपने किसी को लोन दिया हुआ है या आपने कहीं से बॉन्ड खरीदे हुए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके लिए एसेट है लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट है। या आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपको फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका एसेट है, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि आपके पास कंट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश आ रहा है। लेकिन सर इनकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स डेट इंस्ट्रूमेंट की है। आप किसी को लाइबिलिटी दे रहे हैं, इस पे आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, अगले पार्टी की लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी है। आपके लिए एसेट है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आपके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब इन डेट इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास तीन मॉडल्स,
एक है amortized कॉस्ट जिसमें हम फेयर वैल्यू गेन लॉस को कंसिडर नहीं करते। और ये amortized कॉस्ट उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब आपने उस इन्वेस्टमेंट की है होल्डिंग टिल मेच्योरिटी। होल्डिंग टिल मेच्योरिटी यानी कि आप कहते हैं कि भाई अगर 5 साल उस चीज़ का टाइम पीरियड है, उस लोन नोट का या उस बॉन्ड्स का टाइम पीरियड 5 साल है, तो आप 5 साल तक उसको होल्ड करेंगे, आप उसको बेचेंगे नहीं। इस सिचुएशन में हम लोग एमोटाइज कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ऑप्शन अच्छी ऑप्शन मिलती है तो फिर मैं बेच दूंगा, उस सिचुएशन में फेयर वैल्यू गेन लॉस को कंसिडर करते हैं, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस हो उसको हम लोग अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। और इन ठीक दोनों से ठीक हट कर अगर कोई सिचुएशन होगी, मीन अगर आपने ट्रेडिंग की नीयत से खरीदे हुए हैं, या अगर कुछ बताया नहीं है कि ना होल्डिंग है, ना होल्डिंग टिल मेच्योरिटी है, ना होल्डिंग टिल सेट, तो डिफॉल्ट कैटेगरी जो है ना, अगर वो नीचे वाली दोनों में ना आती हो तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू गेन लॉस को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। एमोटाइज कॉस्ट क्या होती है सर? एमोटाइज कॉस्ट ये चीज़ है, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की जो फिगर है वो लिखते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको नॉमिनल रेट पे होता है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन, आपको समझ आएगी। फाइनेंशियल एसेट्स में डेट इंस्ट्रूमेंट में 3 केसेस हैं: फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI एंड amortized। कॉस्ट। अगर तो होल्डिंग टिल मेच्योरिटी है तो फिर कौन सा अप्लाई करेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट, अमोर्टाइज amortized कॉस्ट। कॉस्ट, इसमें हम फेयर वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। नहीं करते। होल्डिंग करनी है लेकिन अगर अच्छी ऑप्शन मिलती है तो बेचने का इरादा भी है, तो फिर कौन सी करेंगे सर? बस यही है। फेयर फिर वैल्यू टू OCI अदर करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव फेयर वैल्यू इनकम। गेन लॉस को कंसिडर करेंगे OCI में। और अगर इन दोनों से हट कर कोई हो तो फिर हम लोग P&L की तरफ से। प्रॉफिट और लॉस। चलो जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पे जाओ दोस्त। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं जिसमें उन्होंने टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 4 में, टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 4 में वो कह रहा है कंपनी इन्वेस्ट इन 5,000 इन 10% लोन नोट्स। यार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट है लाइबिलिटी है? इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, a company invest in 5,000 in 10% loan notes. The loan notes are repayable at a premium after 3 years. लोन। The effective interest rate is 12%. The company intends to collect the contractual cash flows. पहले मुझे बताओ कि फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है आपके लिए? ये एसेट होगा। एसेट है सर। फिर मुझे बताओ कि फाइनेंशियल एसेट में डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि लोन नोट्स हैं। यस। शेयर्स की तो बात नहीं कर रहा ना, लोन नोट्स है, तो फिर ये कौन सा है सर? डेट। लोन। चलो गुड है, आपने ये सीखा सबसे पहले कि फाइनेंशियल एसेट है। एक आपने सिलेक्शन की कि सर ये एक फाइनेंशियल एसेट है आपके लिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट की है। फिर आपने फाइनेंशियल एसेट में ये सेलेक्ट किया कि सर ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब मुझे बताओ कि डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए कितने मॉडल्स थे हमारे पास? 3 मॉडल। 3 मॉडल्स थे। एक था फेयर वैल्यू गेन लॉस थ्रू P&L, एक एक अमोर्टाइज था फेयर कॉस्ट, वैल्यू गेन गेन अदर लॉस थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। OCI, और तीसरा था सर एमोटाइज कॉस्ट। इसको कहाँ पे रखोगे सर इस वाले को? इसका तो उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है अमोर्टाइज कॉस्ट। एमोटाइज कॉस्ट पे। तो उसकी वर्किंग कैसे करते हैं? इसकी वर्किंग हम एमोटाइज कॉस्ट टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, इंटरेस्ट इनकम लिखते हैं सर, इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए हैं सर आपके लिए? एसेट्स इनिशियली रिकॉर्ड होगी 5,000 पे। एक है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और एक है नॉमिनल रेट। हमेशा ग्रेटर रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है, और ट्रू इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट करता है। देखो यार, ये इफेक्टिव और नॉमिनल की क्या कहानी है? घर वालों ने आपकी शादी करवानी है फॉर एग्जाम्पल,
उनके पास पैसे नहीं है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन चलो फॉर एग्जांपल आपकी शादी बड़ी ज़रूरी है, वो करवानी है, पैसे नहीं है, वो जाते हैं किसी से लोन लेते हैं। गांव में एक चौधरी है, वो सबको लोन देता है सब। चौधरी के साथ इजीली कोई बंदा मिल भी नहीं सकता। आप एक दफ़ा गए, आप उसके नौकर के साथ मिले, मुलाकात की, कोई बात नहीं बनी, आप फिर गए, गिफ्ट शिफ्ट लेकर गए, कुछ पैसे लेकर गए, उसको कुछ रिश्वत विश्वत दी, फिर भी बात नहीं बनी। अगली दफ़ा गए, चौधरी आपको कहता है ठीक है मैं लाख रुपए का लोन दूंगा। पहले उसने लाख रुपए के लोन का कहा, लेकिन एक्चुअली उसने दिए फिर 95,000। डिस्काउंट पे आपको लोन उसने इशू किया। डिस्काउंट लोन का मतलब उसने कुछ ना कुछ पैसे यहीं पे भी काट लिए। और चौधरी ने आपको कहा कि मैं आपको इन लाख रुपए के लोन के ऊपर आपने मुझे 10% इंटरेस्ट देना है। ये तो वो पैसे हैं, ये तो वो इंटरेस्ट है जो चौधरी ने आपसे, ये इतना इंटरेस्ट तो उसने लेना ही लेना है। आप मुझे बताओ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या वो 10% है या 10% से ज़्यादा है? इस लोन को ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट है आपकी, क्या वो सिर्फ यही 10% है, या आप जो आना जाना किया था, जो चौधरी के नौकर को गिफ्ट दिए थे, जो चौधरी ने 5,000 रुपये काटे भी हैं, और वो शायद रीपेमेंट में जी। लाख रुपए से आपसे कुछ ज़्यादा भी ले, तो ये कुछ एडिशनल कॉस्ट भी तो है ना इस लोन को ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा। तो ये है नॉमिनल रेट, ये तो वो फिक्स्ड पैसे हैं जो आपने इसको देने हैं। इससे हट कर 5,000 रुपये की पक्की आपको यहाँ से पड़ी है। 3,000 ने आपने आने जाने में लगाए, 2,000 आपने उसके नौकर को गिफ्ट, तो ये 10,000 आपके ऊपर एडिशनल यहाँ से ये कॉस्ट भी आ रही है। तो जब इन एक्स्ट्रा कॉस्ट का इफेक्ट भी डालकर हम एक ट्रू इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करते हैं ना, उसको हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जिसमें इन एडिशनल जितनी भी कॉस्ट होती है उन सब का इफेक्ट पड़ा होता है। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस में इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन होगी, जो ट्रू इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट करने वाला रेट है, वो कौन सा है सर? इफेक्टिव है या नॉमिनल? तो इफेक्टिव होगा ना। इफेक्टिव है, जिसमें तमाम के तमाम अदर कॉस्ट का तमाम भी चीजें इफेक्ट होगा। इंक्लूडेड हो। ठीक है, रिसीविंग या पेमेंट, कैश की रिसीविंग या कैश की पेमेंट नॉमिनल पे होगी, लेकिन वो नॉमिनल रेट इज नॉट अ ट्रू इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो आपके ट्रू इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट करता है, इनकम और एक्सपेंस को इफेक्टिव रेट के अकॉर्डिंग। और इफेक्टिव रेट हमेशा नॉमिनल रेट से ग्रेटर होगा। इस क्वेश्चन में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है? 12%। और नॉमिनल रेट कितना है लोन का? 10%। चलो जी, 5,000 का 12% लिया तो 600। 600। 600 रुपये आपकी 500। इंटरेस्ट इनकम है 12% के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉमिनल रेट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। 5,000 का 10%, इतना आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, 500। 500। पहले साल के आखिर में कितने पे रिकॉर्ड होगा सर? 5,100। 5,000 रुपये थे आपकी इन्वेस्टमेंट, उस पे 600 रुपये का इंटरेस्ट बना, 5,600, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला कितना? सिर्फ और सिर्फ 500। 500। तो 100 रुपये का जो इंटरेस्ट आपका रहता है, वो जाकर आपकी ओरिजिनल अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। आपका एसिड कितने पे रिकॉर्ड होगा सर पहले साल के आखिर में? 5,100 पे। कितने पे 5100। रिकॉर्ड होगा? 5,100। आज 5100। मार्केट में शायद इस तरह के एसिड 6,000, इसकी फेयर वैल्यू 6,000 है, लेकिन सर एमोटाइज कॉस्ट है, इसमें हम लोग मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू को इग्नोर करते हैं, नहीं रिकॉर्ड करते उसको। यहाँ पे ठीक तो है। कोई फेयर वैल्यू दी नहीं है, लेकिन अगर देते भी तो इग्नोर करता है, क्योंकि एमोटाइज कॉस्ट है, उसमें फेयर वैल्यू को कंसिडर करते ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा सर? 5100। 5,100। उस पे 12% रेट लगाऊंगा तो मुझे अगले साल का इंटरेस्ट पता चलना है सर। अगले साल इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? 612। 612 रुपये इज द इंटरेस्ट इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये मुझे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव कितना होगा? स्टिल 500। इंटरेस्ट रिसीव, ये नॉमिनल रेट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। 612 रुपये नेक्स्ट। इंटरेस्ट बनता था, 5,100 ऑलरेडी मेरे थे, 612 ये, लेकिन मिला सिर्फ 500। ठीक। एसेट, ये जो आपका एसेट है, ये दूसरे साल के आखिर में आपकी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड होगा? 5,212। तीसरे साल इस 512। एसेट की वैल्यू 5,212 है। इस पे अब 12% लगाऊंगा सर। 625.4। सिक्स 25.44। 25.4 सर।
मिला वही 500 है। तो वही 5212 प्लस 625, लेकिन उसमें 500 रुपये आपको इंटरेस्ट मिले हुए हैं तीसरे साल के आखिर में आपके पास। आपके उनके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं सर? 5337। 337। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे सर उनसे? 5300। 5333। यार हर 37। साल आपने 500 500 रुपये ये लिए। तीन पाँच हजार 500 आपने ये रिसीव किया, 1500 रुपये आपको इस लोन से यहाँ अच्छा। से ये मिला, इस इन्वेस्टमेंट से। और ऊपर फिर 5000 के बदले में आखिर में कितना ले रहे हो? इन 500 के अलावा कितने पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हो? 337। 337। तो आपको टोटल इनकम यहाँ से 1500 की नहीं हुई, 1837 की अठारह सौ हुई। सैंतीस इसीलिए ये पाँच ये जो 12% आ रहा है ना, इस 12%, ये 2% इस कॉस्ट का इफेक्ट है ये वाले का। क्योंकि आपको, आपकी जो अर्निंग है वहां से 500 500 रुपए की नहीं हुई असल में, 500 500 तो फिक्स्ड हुई है, लेकिन आखिर में आपको कुछ प्रीमियम पे ये लोन रिडीम हो रहा है आपका। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बात समझनी है? पहले साल में इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉर्ड होगी सर? 600। 600। पहले साल में ये एसिड कितने का रिकॉर्ड होगा सर? 5100 का। करंट में होगा या नॉन करंट में होगा? तो आंसर है नॉन करंट में होगा। दूसरे साल इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉर्ड होगी? 612। दूसरे साल एसिड कितने पे रिकॉर्ड होंगे? 5212 सर। दूसरे साल में एक करंट में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगले साल ये विद इन 12 मंथ्स, रिपोर्टिंग डेट से ऑनवर्ड, ये रिपोर्टिंग डेट है, इससे ऑनवर्ड 12 महीने में अगर सेटल हो रहा है तो करंट है। दूसरे साल के एंड पे जब आप खड़े हैं तो आपको पता है ये अगले साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग टू पे जाओ, क्वेश्चन टू पे जाओ, अंडरस्टैंडिंग फोर की। कंपनी इन्वेस्टेड इन 10,000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इन 2007। फाइनेंशियल एसेट है या लाइबिलिटी है इक्विटी। पहले? अभी भी ऐसे तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर्स खरीदने, कितने मॉडल हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में? सब दो है। दो मॉडल हैं सर इक्विटी एक इंस्ट्रूमेंट में, हमारे प्रॉफिट एंड पास दो लॉस में मॉडल। और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। गुड हो गया सर। पहले आपने पिक किया कि फाइनेंशियल एसेट है, फिर आपने ये देखा कि सर ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में फिर आपने ये देखा कि सर ये दो मॉडल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सर डेट इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, एक होता है आपके पास फेयर वैल्यू गेन लॉस थ्रू P&L, और दूसरा आपके पास होता है फेयर वैल्यू गेन लॉस थ्रू OCI। क्या करोगे सर? OCI कब यूज़ करते हैं? जब होल्डिंग पर्पस हो। होल्डिंग पर्पज और और जब ट्रेडिंग हो या डिफॉल्ट हो, तो डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी है? इसे प्रॉफिट लॉस में जाएगा। हाँ, प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि होल्डिंग का बताया नहीं है ना, जब मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट होल्डिंग नॉर्मली इसने है यहीं पे नहीं। आना। तो सर इनिशियली आपके शेयर्स थे 10,000 इंटू 4.2, इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी 42,000 पे। साल के आखिर में इसकी वैल्यू होगी सर 4.7, ये रिकॉर्ड होगी 47 49,000 पे, 4.9। तो 42,000 से 49,000 पे बात गई है, 7,000 का फेयर सात वैल्यू हजार का गेन है डिफरेंस। भाई। फेयर वैल्यू का गेन लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में। और ये एसिड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसिड भी तो रिकॉर्ड होगा, कितने का? 49,000 का। इस 7,000 49,000। की एंट्री क्या की? इस 7,000 की एंट्री की डेबिट फाइनेंशियल एसिड, मैंने अपने एसिड को 7,000 रुपये से बढ़ाया, इंक्रीज किया। और क्रेडिट किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को, वहाँ पे मैंने गेन रिकॉर्ड किया। ठीक। ओके। ओके सर। कंफ्यूज हो तो क्लियर करवाओ। नो सर, समझ गई। चलो तीसरी स्टेटमेंट पे जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे जल्दी से देखो क्या करना चाहिए उसके साथ। सही। इक्विटी इक्विटी वो है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी इन्वेस्टेड इन 20,000 तो शेयर्स ऑफ, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की है, हमारा एसेट है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि शेयर्स ओके खरीदे। सर। खरीदे 3.8 के। ट्वेंटी ये तो थाउजेंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ लगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग आएगी। इनिशियली ये एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा सर? 76,000।
62,400 आई थिंक। 76,000। 20,000 इंटू 3.8 इज इक्वल टू 76,000 पे हम सेवेंटी रिकॉर्ड सिक्स करेंगे। थाउजेंड इनिशियली हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 76,000 पे। ओके हो गया। साल के आखिर में इसको, कंपनी इज नॉट प्लानिंग टू दीज शेयर्स इन ए शॉर्ट टर्म एंड इलेक्ट्स टू होल्ड देम एज अ, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेड करना ही नहीं चाह रही, उसने होल्ड किया हुआ है इसको। तो ट्रेडिंग जब ना हो, ट्रेडिंग ना हो तो फिर कौन सी कैटेगरी में आती है सर? होल्डिंग में। और होल्डिंग में फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, उसने बता भी दिया, ना भी बताता हमें समझ लगती कि यार। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3.4, 68,000। 68,000 सर। कितना लॉस आया हुआ है? 8,000 8,000 का कहाँ पे रिकॉर्ड होगा सर? अदर कंप्रेंसिव इनकम में। का। डेबिट करोगे लॉस को कहाँ पर? अदर कंप्रेंसिव इनकम में। क्रेडिट करोगे फाइनेंशियल एसेट को। 8,000 से मैंने लॉस रिकॉर्ड किया और 8,000 से मैंने एसिड कम कर दिया। 76,000 से मेरा एसिड 8,000 से कम होकर 68 पे आ गया। चलो जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है बी कंपनी इज प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल रिडेम्पशन डेट। On 1st January 2005, B company bought 10,006% bond for 9,000, incurring acquisition cost of 144। एसेट है लाइबिलिटी है? देखो जल्दी से ये बताओ। ये लाइबिलिटी होगी। पता नहीं, तू बोल। 10,000। अबे लांतिया, तू इंटरेस्ट ले रहा है या दे रहा है ये देख। और लेगा। ले रहा है तो वहाँ फिर पे तो वो है। एसेट है लाइबिलिटी है। छः। हाँ, ये एसेट होगा। एसेट एसेट है। होगा। एसेट के अंदर फिर ये बताए डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। चलो डेट इंस्ट्रूमेंट है, गुड हो गया। एसेट के अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट में 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। यस सर। कौन कौन से? सर ये फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस का, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का और अमोर्टाइज कॉस्ट। चलो जी, अब सही। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि कंपनी, बी कंपनी प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल इन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन तक होल्ड करना चाह रही है। कौन सा मॉडल ऑप्ट करोगे? और करना चाहिए टेंशन में डेट का। सर इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट आएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट, गुड। कैसे करते हैं उसमें? हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव इनकम लिखते हैं। इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन या एक्सपेंस की कैलकुलेशन इफेक्टिव रेट पे। इंटरेस्ट कॉस्ट लिखते इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं नॉमिनल रेट पे। हैं। क्लोजिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस 10,000। 10,000 नहीं, लेकिन आपने कितने पैसे नाइन उस असल थाउजेंड में ट्रांजैक्शन हुई है? 9,000। 9,000 की। और नाइन ये थाउजेंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस केस में कैपिटलाइज होगी या प्रॉफिट और लॉस में जाएगी? इसमें। हाँ, ये भी तो याद रखना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कहानी भी तो इम्पोर्टेंट है, याद रखो। जब भी लॉन्ग टाइम की कहानी होती है ना, वहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। जब भी अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। यहाँ पे क्या करनी चाहिए? लॉन्ग टाइम के लिए तो प्लस है। कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि 9,000 रुपये का इनिशियली एसेट आपका था, लेकिन उसके साथ 144 रुपीज़ में और ऐड करूंगा। ओके। ऐड करके इसको कितने पे रिकॉर्ड करूंगा सर इनिशियली? 9,144। 9,145 फोर्टी फोर। से 44। 44। चलो जी, ओपनिंग बैलेंस 9,144।
इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस में इफेक्टिव रेट ढूंढो जल्दी से, कितना है? एक 11% है और एक 6% है। 11% है। इफेक्टिव होगा 11% वाला, और ये 6% ठीक है, वाला तो नॉमिनल है, और नॉमिनल रेट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ये भी याद रखना। ओके। ओके सर। चलो जी बताओ मुझे क्या एक करना हजार है। पाँच 9144 का 11% लो, कितना आता है? 1005 हजार एक एक हजार हजार छः पाँच इज द इंटरेस्ट इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर। ओरिजिनल अमाउंट इज 10,000। उस पे नॉमिनल रेट अप्लाई करेंगे विच इज 600। 600। इतना बनता था, इतना लिया है, तो रिमेनिंग जाकर आपके पहले वाली इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी आपका एसेट इतना था, इतने पैसे लेने थे, इतना इंटरेस्ट आया, दोनों को ऐड करो और इतना आपने ले लिया, इसको माइनस करो, साल के आखिर के आपके एसेट की वैल्यू आएगी 9549। 95,049 49। से। 9549। आज मार्केट वैल्यू क्या है सर? और 10,000। 10,000 है। कितनी मार्केट वैल्यू है? और 10,000 रुपये। 10,000 की मार्केट वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे मोटाइज कॉस्ट मॉडल में? नो हाँ सर, सही वही तो नहीं करते हैं। करते हैं? नो सर, इसको तो नो नहीं सर, करते। इग्नोर करेंगे इस चीज़ को, मैं नो कम्प्लीटली करेंगे। क्या करूँगा सर? इग्नोर नो करूँगा। करेंगे। अगर ये कोई फेयर वैल्यू वाला मॉडल होता तो फिर मैं इसको कंसिडर करता, लेकिन एमोटाइज कॉस्ट करते में हैं। करते ही नहीं है सर। इग्नोर, आई विल इग्नोर इट। नाइन जी फाइव सर। फोर फाइव फोर नाइन का मेरा ये एसेट रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। ऐसा ही है। ऐसे ही है। अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस 9549 ये वैल्यू बनेगी, उस पर 11% लगाओ। 1050। 1050 सर। 50। ये आपका छः सौ इंटरेस्ट रुपये अगले साल होगा। का बना 600, फिर लिया वही 9549 प्लस 1050 माइनस 600। 9999। 10,000। 9,999। 10,000 लिख लेता हूँ चल। मार्केट वैल्यू कितनी है? 10,400, लेकिन आई विल इग्नोर इट। एमोटाइज कॉस्ट है। समझ रहा है दोस्त? यस सर। ओके। ओके सर। यार मुझे ये बताओ, यस चलो सर। अब ये क्वेश्चन की तो आपको सम कैलकुलेशंस की तो समझ आ गई, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचो, सीखो इस चीज़ को। आपने किसी को 10,000 रुपये का लोन कितने हज़ार में दिया है सर? आप वो चौधरी हैं, आप 9,000 रुपये। वो वाला चौधरी वाला काम अब आप कर रहे हैं। 10,000 का लोन है, लेकिन आप उसको कितने दे रहे हो? 9,000 रुपये। 1,000 रुपये आपने सीधे सीधे यहाँ से कमाए। होता है ना, किसी से जब कर्जा लो तो अगले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं यार, काट लेते हैं, कटौती करके देते हैं। 9,000 रुपये आपको यहाँ से ये वाली अर्निंग हुई, और हर साल 10,000 रुपये के ऊपर 6% के हिसाब से आप उस बंदे से 600, और 600 2 सालों में 1,200 रुपये भी लेते रहे। आपने टोटल अर्निंग इस लोन से कितनी की है? 1,000 रुपये एक, 1,000 और 1,200। बाईस बारह सौ सौ एक, 2,200 रुपये। लेकिन चलो उसके बाईस ऊपर सौ फिर आपकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी आ गई थी, कोई 144 रुपये। 144। उसको अगर मैं निकाल लेता हूँ तो पीछे आपकी 20, ये वाली इतनी अर्निंग आपकी बनती है। ठीक है सर। आपकी ट्रू इनकम ये है। अगर तो मैं स्ट्रेट अवे 6% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करता ना, फिर आपकी इनकम कितनी शो होती? 1,200, विच इज़ नॉट माई ट्रू इंटरेस्ट। 1,200। असल में आपने अर्निंग ये की है दो। और अगर आप देखो, आपने इनकम 2 सालों में हमने रिकॉर्ड भी कितनी की अपनी कैलकुलेशन में, पहले साल में आपने कितनी इनकम रिकॉर्ड की है? 1,05। दूसरे साल में कितनी की है? 1,50। तो दूसरे मैंने दो दो हजार सालों में पचपन कितनी इनकम रिकॉर्ड की है? 2,55। सही है। यस सर। तो ये प्रूव होता है कि इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो ट्रू इंटरेस्ट रेट है, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशंस ठीक होती हैं। यस सर। चलो अब जल्दी से ऑप्शन बी पे जाओ, उसमें देखो हमने क्या किया हुआ है। बी कंपनी में सेल द बॉन्ड इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद हायर रिटर्न अराइज। तो यार डेट इंस्ट्रूमेंट में हमने सीखा हुआ था, हमारे पास तीन ऑप्शन हैं: फेयर वैल्यू गेन लॉस थ्रू P&L है, फेयर वैल्यू गेन लॉस थ्रू OCI, एंड amortized कॉस्ट। वो तो कॉपी एक्सेल इनकम में था।
यहाँ पे क्या करेंगे? OCI में। ओसीआई में इसको करेंगे, क्योंकि उसने कहा मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छी ऑप्शन मिलती है तो मैं बेच भी दूंगा, तो OCI ओसीआई कर में। लेता हूँ। सर फेयर वैल्यू, अब फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, लेकिन जो भी गेन लॉस आएगा उसको ऑफसेट कैसे वर्किंग करते हैं, वही एमोटाइज कास्ट शुरू से लिखूंगा मैं, ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट इनकम, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। समझना इस चीज को। बैलेंस। फिर क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 9,144। इंटरेस्ट इनकम इज अकॉर्डिंग टू द 11%, विच इज आई थिंक 600 बन रहा था या कितना था? 1,000। 1,005 लगा। 1,005 is the interest income, while the interest received is on the nominal rate, which is इस 6% of original value, which is तो 600. अच्छे से So the value at the end of the year of the investment is 9549। 95। 49। इतने रुपए आपकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन आज मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 31 दिसंबर 11,000। 5। फर्स्ट 11,000। जनवरी को आपने ये रिकॉर्ड किया था, और 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के मुताबिक इतनी आती है, लेकिन मार्केट में वैल्यू 11,000 है। अब तो इस वैल्यू को कंसिडर करना है सर। करना है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेयर वैल्यू गेन, गेन या लॉस। लॉस हुआ से। अब चौथी है, लॉस कैसे हुआ है? 9,549 की चीज़ मार्केट में 11,000 पे चली गई है। सॉरी सॉरी, तो लॉस गेन हुआ। कितना गेन हुआ है? आपका एसिड है यहाँ पे, ये एसिड की वैल्यू बढ़ रही है, 11,000 पे वो गई है तो। वहाँ 1451। 14, थर्टीन 51। फिफ्टी 1351। 1451 बना। अच्छा अच्छा, 1451 बन रहा है, सही है, मैं गलत हो गया। 1451। 1451 is the fair value gain which should be recorded in other comprehensive income in this scenario। और मेरा एसिड अब कितने पे चला जाएगा सर? 11,000। अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना लिखूंगा? 11,000। चलो जी, इंटरेस्ट कैलकुलेट कितने परसेंट पे करेंगे? 11%। 11% इंटू 11,000। नाउ इफेक्टिव रेट हमेशा इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, 1210। विच इज़ 1210। 1210। लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा आपको इसके अकॉर्डिंग, विच इज़ 600। इंटरेस्ट रिसीव्ड की अमाउंट चेंज नहीं होगी, वो उतनी है। क्लोजिंग बैलेंस कितनी, कितने कैलकुलेशंस के मुताबिक क्या क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? 11,610। कितना आ रहा है? 11,610। 11,610। आज मार्केट में वैल्यू कितनी होगी है सर? दस दस हजार हजार चार चार सौ सौ